नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, कल 18 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के एनालिसिस मैं नहीं करा पाया बिकॉज ज़्यादा रात हो जाता है ना। तो आज हम ये फोर्थ शिफ्ट की एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। देखिए फोर्थ शिफ्ट में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन जो है मौखिक रूप से, अगर आपने कल वीडियो देखा होगा 2 या 3 जो मैंने कल पोस्ट किया था, तो वहाँ से भी इसमें 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं जो पहली बार देखें। ठीक है, और भी क्वेश्चन कई स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चन पूछे गए जो पहली बार ही सुनने को मिला है। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे, नंबर ऑफ कंट्रीज इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020। भैया 163 कंट्री ने भाग लिया था पैरा ओलंपिक के अंदर। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो है आपका 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस खेल में पहली बार 1968 में भारत ने भाग लिया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे अगर आपसे पूछता है कि भारत ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी जो पेरिस के अंदर हुआ था, सेकेंड ओलंपिक था, क्योंकि ओलंपिक की शुरुआत अपने आप में 1896 में एथेंस ग्रीस से हुआ था। 1900 में दूसरी ओलंपिक हुई पेरिस के अंदर, जहां पे नॉर्मन प्रिजार्ड नामक व्यक्ति जो भारत के तरफ से ओलंपिक में भाग लिए थे। तो ये तो हो गई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी मेन वाले ओलंपिक की बात कि 1900 में भाग लिए थे। अगर आपको पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है तो फिर आपका आंसर 1968 होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक प्राप्त किए 5-8-6 के रेशियो में। ठीक है, इसके अलावा इस पैरा ओलंपिक में भारत की पोजीशन 24वां स्थान रहा था। तो ये बात भी ध्यान रखना है, पहला पोजीशन पे चीन रहा था। मेन वाला ओलंपिक में पहला स्थान पे अमेरिका रहा था, सेकेंड वाला स्थान पे चीन ही रहा था, है ना। जो मेन वाला ओलंपिक हुआ ना ग्रीष्मकालीन टोक्यो में 20 में, उसमें पहला स्थान पे अमेरिका रहा था और दूसरा स्थान पे चाइना ही रहा था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके जी पैरा ओलंपिक। अच्छा, पैरा ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी जिसे पद्म भूषण मिला, काफी इंपॉर्टेंट है ना। पैरा ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी जिसे पद्म भूषण दिया गया, ये है आपका जी देवेंद्र झाझड़िया साहब। देवेंद्र झाझड़िया साहब। ठीक है, इनको मिले भाई पद्म भूषण। और ये क्या खेलते हैं, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा कॉमन ओलंपिक में मतलब सादा मतलब आम ओलंपिक में फेमस है, उसी प्रकार से पैरा ओलंपिक के अंदर जो है आपका देवेंद्र झाझड़िया साहब भी फेमस है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन IADP। ये कृषि से संबंधित फुल फॉर्म है ना। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म होता है गहन कृषि जिला कार्यक्रम। कब हुआ था, 1960 में। देखिए कृषि को भी कई रूप में आप मतलब क्या बोलते हैं इसको परिभाषित करते हैं। तो गहन कृषि होती है, एक आपका झूम कृषि होती है जी, स्थानांतरित कृषि होती है जी, है ना। तो ये सब कृषि के फॉर्म है। तो इसमें जो ये पॉलिसी है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ये 1960 के दशक में आए। इनका फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव, है ना, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई इसके बाद होती है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति सबसे पहले कब आई थी, 1966-67 में पंजाब में दस्तक दिया था जी। कहां पे, पंजाब में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन साहब है, जो आयकार में जो है चीफ पोस्ट पे भी रह चुके हैं। इनके अलावा विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो सिंपल बात है ना भाई, कृषि क्षेत्र में दिया जाएगा। हरित क्रांति सबसे अधिक असर किस फसल पे डाले, तो गेहूं पर डाले। हरित क्रांति का भाई क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, आपसे कई दफा एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है एग्जाम में। तो इसका लक्ष्य क्या था, उन्नत किस्म की बीज खाद इत्यादि का प्रयोग कर खाद्यान्नों के उत्पादन में, है ना, बढ़ोतरी करना या बढ़त लाना। ठीक है, समझ रहे हैं। सभी चीजों को देहाती भाषा में डिफाइन कीजिए, आपकी चीजें बहुत दिन तक माइंड में रहेगी। किताबी भाषा किताबी ही होता है ना। इसके अलावा व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू तानसेन इन मुगल इरा।
मुगल काल में, है ना, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है तानसेन से संबंधित रहा है? कहा जाता है कि तानसेन ने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो है आविष्कार किए हैं, फाउंडर हैं। तो भैया इनका नाम रबाब है। जो क्वेश्चन आगे हैं यहाँ पे सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही लिखा, इनके क्वेश्चन आंसर दोबारा आगे लिखा हूं, वहां पे मैं समझाऊंगा। उनका नाम रबाब है। बात करें तानसेन का, तो तानसेन मुगल काल में अकबर के दरबारी थे। इनका ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे जी थे, है ना, रामतनु पांडे थे, है ना। ये बेसिकली गायक थे, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? कल मैं मौखिक रूप से ये बात बताया था जी, जब मैं दीवाने को ही बता रहा था, जब आपको ये पूछा गया था कि भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक की क्वाइन है, मोहम्मद बिन तुगलक की जो सिक्का है ना, उनका क्या नाम है, तो वहीं पर ही मैं को बताया ये चीज बात, है ना। तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के क्वाइन का नाम क्या था? एक का नाम तो अदली था, जो आपका अर्जेंटम यानी आपका किसका था भाई? चांदी का था। और एक आपका औरम का था, मतलब सोना का, उनका नाम दीनार था। तो ये हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की सिक्के का नाम। भाई एक टका और कॉपर का जो है आपका जीतल चला है, ये कौन चला है? इल्तुतमिश। और आपका अर्जेंटम का टका चला है, ये कौन चला है? इल्तुतमिश। तो जीतल और टका कौन चला है? इल्तुतमिश, है ना। अदली और दिनार कौन चला है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां भी कहा जाता है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां कहा जाता है। 1000 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था भाई? मोरक्को से आए थे। क्या किए यहाँ आके? तो भाई इनके जो है की पोस्ट पे भी रहे मोहम्मद बिन के तुगलक के काल में, और एक किताब भी लिख दिया फुर्सत के क्षण में, जिनका नाम रेहला था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दीवान अर्ज जो है ये सैन्य विभाग से संबंधित है, या सेना विभाग से संबंधित है, या फिर आप सेना को क्या कह सकते हैं? डिफेंस कह सकते हैं, है ना, या रक्षा कह सकते हैं, है ना। तो जो भी ऑप्शन में रहा होगा, दीवाने कोही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बसाया गया, ये आपका कृषि विभाग से संबंधित है, दीवाने कोही। इससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक कृषि में इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है। दीवाने बंदगान ये दास विभाग से संबंधित है। दास मतलब जो गुलाम हुआ करता था, उस समय प्रथा था भाई, अगर आप बड़े आदमी हो तो आपके पास गुलाम है, अगर आप बड़े आदमी नहीं हो तो आपके पास गुलाम नहीं है। जैसे जो भी मतलब जो भी आपका यहाँ पे जो भी आए शासक बाहरी, और यहाँ पे आए तो एक ही उद्देश्य से यहाँ के धन कमाना है, साम्राज्य विस्तार करना है, लेकिन सबके पास लगभग आप गुलाम देखोगे उस समय में। अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार आपको इसे अरेंज करना है ना। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल आपको दिया गया था ऑप्शन में, ठीक है। विश्व भुखमरी इंडेक्स में भारत का स्थान जो 2022 में हुआ है 107वां हो गया है। 2021 में यह स्थान भारत का 101वां था। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हम और गर्त में जा रहे हैं, है ना। 101 से 107 हो जाना, इसका मतलब हमारी स्थिति सुधरी नहीं है, बिगड़ गई है, ठीक है। तो हंगर इंडेक्स में हम जो है पछड़ रहे हैं 107। तो भारत का हमारा हो गया 107, याद रखेंगे। पाकिस्तान का 99 है, और नेपाल का मेरे ख्याल में 84 है। नहीं जी, 84 तो श्रीलंका का है, नेपाल का। अच्छा 99 पाकिस्तान का, इंडिया का कितना? 107। तो उस हिसाब से आप लगा लेंगे ना। नेपाल का जो है मेरे ख्याल में 84 है या फिर 94 है। तो दो मुझे पता चल गया है, अभी नेपाल का मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का 107, पाकिस्तान का 99। तो आपको कैसे सजाना होगा? अगर आपको ये पूछ रहा है कि क्रम के अनुसार, रैंक के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, तब तो आपको उस हिसाब से देखना है। अगर स्थिति अच्छी या खराब होने के रिलेशन में पूछ रहा है, तो जिसका सबसे कम है वो सबसे अच्छे स्थिति में है। बातों को समझिए। अगर स्थिति खराब और अच्छी होने के रिलेशन में पूछ रहा है, तो जिसकी रैंक सबसे कम है वो सबसे अच्छा स्थिति में है, और जिसकी रैंक सबसे अधिक है वो सबसे जो है खराब स्थिति में है। तो उस हिसाब से इंडिया को लास्ट में रखना पड़ेगा अगर स्थिति के अनुसार पूछा गया होगा। अगर रैंक के अनुसार पूछा गया होगा कि भाई इनके नंबरिंग के अनुसार क्या है सीधे सीधे, तो सबसे पहले इंडिया हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान की 99 है, श्रीलंका का 64 है, हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश का 84 है ना। नेपाल का शायद 91 है मेरे ख्याल से, जरा देख लीजिएगा एक बार नेपाल का।
तानसेन का जो, अच्छा यहाँ पड़ोसी देश की बात आई भाई, तो पड़ोसी देश से काफी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, जरा सा चर्च कर दूं फिर से, है ना। देखिए ये बांग्लादेश की भाषा बंगाली, मुद्रा टका और राजधानी ढाका। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971, 16 दिसंबर 1971। इंडिया में उस समय 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था, और इसी 4th 5 ईयर प्लान में, है ना, हमारा जो है पाकिस्तान के साथ एक युद्ध होता है 1971 में इसी मैटर पे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला, है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जो है पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं, पुस्तक नहीं मतलब गीत है ना। इनके अलावा हंगर इंडेक्स श्रीलंका के आते हैं। श्रीलंका से हमारा, अच्छा बांग्लादेश से 3 बीघा कॉरिडोर भी जुड़ा हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है, बांग्लादेश से। अच्छा बांग्लादेश से सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा भारत का बांग्लादेश के साथ ही लगती है, ठीक है। तो ये हो गई बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बांग्लादेश जो है हमारे इंडिया पश्चिम बंगाल के साथ टच करता है, और जो सुंदरबन डेल्टा है ये हमारा बांग्लादेश के साथ लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका में सबसे पहले सिंहली भाषा बोली जाती है, जो कल 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह है। इसके अलावा LTET उग्रवादी दल जो है ये श्रीलंका में हुआ करते थे। श्रीलंका में तमिल भाषा भी बोली जाती है। श्रीलंका में एलिफेंटा पास भी है, एलिफेंटा पास भी है, एलिफेंटा पास श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप भी है, जाफना प्रायद्वीप भी है श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा श्रीलंका से जो अलग होती है भारत, ये आपका होता है मन्नार की खाड़ी द्वारा, मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। पाक जल डमरू मध द्वारा अलग होती है ना। राम सेतु द्वारा अलग होती है। तो ये तीनों बाउंड्री का भी जो है आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है, भारत के पूर्व में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है ना। दक्षिण पूर्व में हो जाएगा एक्चुअली। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, तानसेन का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है, जो मैंने अभी भी बताया था, इसे रबाब कहते हैं। आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा, इसे रबाब कहते हैं, जो तानसेन ने बनवाए थे। बाद बाकी तानसेन के बारे में मैंने सब कुछ बता ही दिया। और तानसेन सम्मान जो है ये आपका MP के सरकार को जो है देते हैं तानसेन सम्मान, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। तानसेन बता दिए। राजा मान सिंह और टोडरमल ये भी अकबर के दरबारी थे, जैसे कल आपसे अमर सिंह के बारे में पूछ लिया गया था कि किस मुगल शासक के काल में जो है सक्रिय रहे थे। TH विनायक घाटम प्ले करते हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें। तोताराम पखावज प्ले करते हैं, इन्हें भी ध्यान रखें। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार प्ले करती थी, सुरबहार, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखें। बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्ले करते थे, तो इन्हें भी ध्यान रखें। असद अली खान रुद्रबीना प्ले करते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। यानी कहने का मतलब है कि जिसकी प्ले मतलब वादकों की संख्या कम है उसको आपको ध्यान रखना है ना, काम बनेगा। इसके अलावा कलबेलिया किस राज्य की नृत्य, अब ये कोई पूछता है जी, कितने बार पूछेंगे बताइए ना। कलबेलिया जो है ये राजस्थान की नृत्य है। इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है, गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। ये गुलाबो एक लेडीज का नाम था भाई, ये गुलाब का फूल मत समझ लेना, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में घूमर नृत्य भी होती है, गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे महिलाओं के द्वारा किया जाता है ओनली, इसमें पुरुष भाग नहीं लेता है, खास करके मीना समुदाय के महिलाएं जो होती हैं। राजस्थान में अन्य डांस जो तो होती है आपका 13 ताली, कठपुतली, कलबेलिया, चंग, ये सब राजस्थान में है। राजस्थान में अग्नि नृत्य भी होती है, अग्नि नृत्य भरतनाट्यम को भी कहते हैं, तो वो शास्त्रीय नृत्य के लिहाज से। लेकिन अगर फोक डांस में जाएंगे तो राजस्थान के अंदर भी अग्नि नृत्य होती है। राजस्थान के अंदर ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होता है, पिछले साल के SSC एग्जाम में ये रीड बन गया था। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है राजस्थान में। राजस्थान में थार मरुस्थल है जो इंडिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल मंगोलिया के अंदर है, गोबी मरुस्थल है। और विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो है आपका नॉर्थ अफ्रीका में है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, थोड़ी बहुत काम आएगा, है ना। इसके अलावा ये राजस्थान के बारे में था, तो राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी है जो अरावली पर्वत की अपने आप में सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत दुनिया की सबसे ओल्ड पर्वत श्रेणी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में आपका माउंट आबू है। माउंट आबू में क्या है भाई, माउंट आबू में जैन मंदिर है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थे अपने आप में राजस्थान की कुछ जो है आपका मतलब झलक, है ना। इसके अलावा राजस्थान छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ का जो अन्य नृत्य वगैरह हैं, ये राउत है, नाचा है, सुआ है, पंथी है, पंडवानी है, कर्मा है, सैला है।
झूमर भी लिख लीजिएगा, लेकिन झूमर और कर्मा इन दोनों को थोड़ा सा स्टार लगा के रखें, कर्मा और झूमर, है ना। ये होता जरूर है लेकिन ये झारखंड में भी होता है, ठीक है, तो इसीलिए स्टार वाला है, ये ज्यादा इनका महत्व है ना। पंडवानी के जो फेमस कैरेक्टर थी ये तीजन बाई थी। तीजन बाई को कई सारे अवार्ड दिए गए भारत सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र में जो नृत्य होता है, लावनी होता है, तमाशा, कोली, रंगोली, लेजिम, ये सब महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी होता है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव होता है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव होता है ना। तो ये जो है महाराष्ट्र में फुगरी भी होता है ना। महाराष्ट्र में जो है आपका ये सब होती है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में और भी क्या क्या झलक है, महाबलेश्वर है, एलिफेंटा है, एलोरा है, मुंब्रा देवी की मंदिर है, गेटवे ऑफ इंडिया है, जंजीरा का किला है ना, और रायगढ़ का जो है किला है। इसके अलावा आपका एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा पास नहीं, एलिफेंटा गुफा है, एलिफेंटा पास श्रीलंका में है, जैसे मैंने बताया था। तो ये सब महाराष्ट्र के अंदर है, इन्हें भी ध्यान रखें। त्रिमुकेश्वर है नासिक में, जहां से गोदावरी निकलती है ना। इसके अलावा गोटी, अच्छा, महाराष्ट्र के कुछ संत हैं जो इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। संत रामदास हैं, संत स्वामी समर्थ हैं, ये सब जो है, संत नामदेव हैं, संत तुकाराम हैं, ये सब जो है महाराष्ट्र के जो है धर्म सुधारक या फिर समाज सुधारक जो है आपके ये संत हुए, जो काफी नाम कमाए और इन्हें पूजा जाता है महाराष्ट्र के अंदर। जैसे आप बंगाल वगैरह में चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में जो है रामदास, तुकाराम, नामदेव, इन सभी जो है बुजुर्ग संतों को जो है जाना जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। इसके अलावा गोटी पुआ, ओडिसी, शास्त्रीय नृत्य, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, धनु यात्रा, ये सभी के सभी, नौखाई, नवकलेश्वर, ये उड़ीसा के अंदर मनाए जाने वाली त्योहार हैं या फिर नृत्य हैं। देखिए, मैंने सिर्फ यात्रा अगर बताना तो सिर्फ यात्रा बताना तो पश्चिम बंगाल बताना, और मेदराम यात्रा बताना भाई तो तेलंगाना में बताना, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किस में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन में जीवाणु, हरे शैवाल और भी कुछ दिया रहा होगा, तो इसमें मेरे को आंसर मिल गया, जीवाणु और हरे शैवाल दोनों में नहीं पाए जाते। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों ऑप्शन अलग अलग कैसे थे, ठीक है, क्योंकि भाई जीवाणु और हरे शैवाल दोनों में ही काफी हद तक जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इनमें से एक ऑप्शन ए प्लस बी भी था क्या, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना। इसके अलावा कोशिका भित्तु सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में होती है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो है यूकेरियोटिक में अलग बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक में अलग बने होते हैं, ये देख लेना है। कोशिका की खोज मैंने बताया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, और तत्पश्चात 1674 में जो है आपका जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था, जो कल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं या फिर कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सुंदरी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, ये भी कल मौखिक रूप से ही मैंने बताया था भाई, सुंदरी का पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो सुंदरी का पेड़ जो है आपका सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ये ग्रुप डी में पूछा गया था, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ फिर रिपीट किया गया। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कि एक बार जो क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाता है फिर नहीं आता है, एकदम आता है भाई, है ना। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य से बांग्लादेश को भी टच करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेगा, और एशियाई शेर कहाँ देखने को मिलेगा, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। 3-4 दिन पहले ही बताया हूँ, कई प्राकृतिक जीव जंतुओं का आवास है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार की वन पाई जाती है, तो आप बताएंगे भाई मैनग्रोव। मैनग्रोव कैसी वन होती है, दलदली वन होती है, कीचड़ वाली वन होती है। उस कीचड़ के अंदर भी कई सारे जीव जंतु का प्राकृतिक आवास छुपा हुआ है ना, इसीलिए खतरे से खाली नहीं होता है। वहां के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इस जंगल में जाते हैं मधुमक्खी से मध निकालने या फिर शिकार वगैरह करके अपने जीवन यापन करते हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर बनाया गया है, आप अगर देख सको तो देख लेना भाई, है ना, खाली समय है तो देख सकते हैं। तो अच्छा पिक्चर है ये, मैंने देखा है 3 बार। एक पिक्चर का नाम है जी रोर। रोर रोर होता है ना गरजना टाइप से, है ना। इसी सुंदरबन डेल्टा को पूरा दर्शाया है। मेरे ख्याल से अगर आपने एक बार पिक्चर देखा तो सुंदरबन डेल्टा को समझ जाओगे, आंख के सामने जब सही स्पष्ट देख पाओगे तो समझ जाओगे। बढ़िया है भाई पिक्चर, 1.5-2 घंटे की पिक्चर है, मैंने देखा है भाई, है ना। पर्णपाती वन के उदाहरण कौन है, शीशम और साल है। पर्णपाती वन में कितनी वर्षा होती है, 100-200 के बीच में होती है, मैंने बता रखा है। सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है, सालाना 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है ना। इसके अलावा 4500 मेगावाट बिजली के उत्पादन का टारगेट किस स्कीम के तहत रखा गया है, तो भैया शक्ति पॉलिसी के तहत रखा गया है। 4500 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य इंडिया के अंदर। अगला, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ, भैया 1858 में। सब दिन बताते आए भैया, एक चीज जरूर याद रखना, 1857 के विद्रोह की जो सबसे बड़ी परिणाम हुई ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हाथ में हमारे बागडोर थी यानी इंडिया का, ये सीधे छीन के चला गया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत।
थ्रॉन कहने का मतलब वहां जो राजा होगा या फिर राजनी होगा एट अ प्रेजेंट उनके हाथ में चला गया। ठीक है, 1857 का विद्रोह 10 मई को तूफानी रूप ले लिया था। तत्कालीन कारण क्या था भाई? चर्बी वाला कारतूस। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस बादशाह के समय में हुआ था? तो मुगल बादशाह अकबर के समय में 1600 ईस्वी में। और जो पहला फैक्ट्री खोले थे आपका अंग्रेज, ये जहांगीर के समय में 1608 में खोले थे, क्योंकि भाई 1605 में तो अकबर साहब जो है स्वर्ग सिधार हो गए, तो फैक्ट्री खोलते समय क्या इनका भूत रहा नहीं, तो ये तो मर गए थे। ठीक है, तो भाई जहांगीर आए थे अकबर के बाद, उनका जो है प्यारा पुत्र सलीम या जहांगीर कहिए, तो इनके समय में जो है फैक्ट्री खोले गए। लेकिन मुगल बादशाह अकबर के काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अकबर साहब जो है ये 1556 से 1605 मृत्यु तक शासन किए थे। डाइन हार्नेस ही हुआ था इनको, पद पे रहते हुए मर जाना मतलब डाइन हार्नेस होता है। 1605 से 1627 जो है आपका कौन रहे थे भाई? तो ये रहे थे जहांगीर। 1627 से 1658 कौन रहे थे भाई? तो ये रहे थे आपका शाहजहां। समझ रहे हैं? इसके बाद आए औरंगजेब, है ना। और पहला कौन है भाई? बाबर। 1526 से 30 से 56 किसे माना जाता है? हुमायूं को। फिर अकबर, फिर सलीम या जहांगीर, फिर कौन? शाहजहां, फिर कौन? औरंगजेब, और लास्ट कौन? बहादुर शाह जफर सेकेंड। ठीक है, तो ये थे मुगल वंश की थोड़ी सी झलक, जहां मैं साइकिल से पहुंच गया था, आप मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो, है ना। इसके अलावा चितराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है भाई? तमिलनाडु के अंदर मनाए जाते हैं, तमिलनाडु के मदुरई में, है ना। चितरई त्योहार, चितरई नाम है एक्चुअली इसका। तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहार है, पोंगल है, जलीकट्टू, थाई पुसम पोतांदू है। पोंगल जो है मकर संक्रांति के समय जनवरी में मनाई जाती है, 14 जनवरी या 15 जनवरी को। इसके अलावा जलीकट्टू जो है ये सांडों की लड़ाई की खेल है, जो इसी मकर संक्रांति यानी पोंगल के अवसर पे ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है। थाई पुसम जो है भगवान मुर्गन की पूजा होती है, सुई चुभाकर जो है इसमें पूजा की जाती है, शरीर में सुई वगैरह चुभाया जाता है, होता होगा कुछ। पोतांतु जो है ये नव वर्ष से संबंधित त्योहार है आपका तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के इतने सारे त्योहार काफी हो जाते हैं। तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे राजराज चोल ने बनवाया था, राजराज चोल शासक ने बनवाया था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसी बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु में एशिया का जो है सबसे बड़ा बस टर्मिनल है चेन्नई के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका का अलग करता बता दिया। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आया था कि भाई ये कब अटैच किया गया, किस अमेंडमेंट के द्वारा? भाई पूछने की बात है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे संविधान में जोड़ा गया था। भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के ए में रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द भी जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इसमें 4 शब्द देते हैं और बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो इन तीनों के अलावा जो रहेगा वो आपका नहीं जोड़ा गया था। भगवान। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आधारित थी। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य एक और बढ़ गया, तो 10 से बढ़ के 11 हो गया, है ना। और कौन से आर्टिकल में? तो सेम आर्टिकल 51 के ए में है। अब ये 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं इनका थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए। कल जो है थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, सॉरी सेकेंड शिफ्ट में, जो एफ से है ना, 51 के ए के एफ से क्वेश्चन आया था, एफ से नहीं, जो क्वेश्चन आया था कि भाई वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और इस प्रकार के चीजों को, तथ्यों को बढ़ावा देना या टटोलना या भावना का विकास करना। ये देखिए 51 के ए का एच, ये वाला क्वेश्चन कल आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे आ जाते हैं, आप इसे देखिए। 51 के ए में है संविधान का पालन करना, उनके आदर्श वाक्य को, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा 51 के ए के बी में है उन महान आदर्श वाक्यों को संयोजन आना या फिर इज्जत करना जो हमारे देश भावना को प्रेरित किया है, देश स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, भारत में संप्रभुता, अखंडता और इनकी सुरक्षा करना जो हमारी जिम्मेवारी है, ये आर्टिकल 51 के ए के सी में है। तो ये सीट मैं आपको दे ही दूंगा, है ना, तो वहां से देख लीजिएगा, टाइम गवाना सही नहीं रहेगा। चलते हैं, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने, अच्छा एक चीज जरूर जो है यहाँ पे बात करना जरूरी है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ ना, तो हमने कहा कि वो मौलिक कर्तव्य बढ़ गया, तो 10 से 11 को हो गया। एक मौलिक अधिकार में भी अटैचमेंट हुआ जी, 21 का ए आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार के भी गारंटीड किए गए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भी सेम अमेंडमेंट में काम चला लिया और मौलिक कर्तव्य भी सेम अमेंडमेंट में जो है जुट गए, एक बढ़ गए। ठीक है, समझ रहे हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत ने भ्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य इंडिका के जो है लेखक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना किए थे, है ना। और इनमें इन सहयोगी कौन रहे थे? तो इनका जो है
प्रधानमंत्री, अभिभावक या गुरु कहिए तो चाणक्य। दही हांडी से संबंधित एक प्रश्न आया दादा, ठीक है, लेकिन दही हांडी महाराष्ट्र की तो है, यह जानते हैं, बताए भी इससे पहले, लेकिन ये प्रश्न नहीं था, प्रश्न कुछ और था। तो ये प्रश्न मुझे क्लियर नहीं है। जो बच्चे मुझे भेजे हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज ही मतलब टेलीग्राम पे मैसेज किया था, तो प्राइवेट में जो है कोई दीपक तिवारी करके लड़का है जिन्होंने ये सभी के सभी क्वेश्चन भेजे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, बहुत सारे बच्चे की ये क्वेरी रहती है कि ये पीडीएफ आप कहाँ कहाँ देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी एनालिसिस की पीडीएफ होती है, ये पीडीएफ हम आपको जो है टेलीग्राम पे ही दे देते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम पे निःशुल्क होती है। लेकिन जो पीडीएफ मेरी क्लास की होती है, एक ही क्लास चल रही है अभी, वो क्लास की सारे तो फ्री ही हैं, लेकिन एक क्लास की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 57 वीडियो लाऊंगा मैं। उस 57 वीडियो की जो पीडीएफ है ये आपको पेड रखा गया है, जिसके लिए RS 25 चार्ज किए जा रहे हैं। इस 25 रुपये में आपको ये 57 क्लास की पीडीएफ मिलेगी, पर डे एक क्लास, है ना। कल जो है नहीं करा पाया था क्योंकि आपको पता है कल मैं जो है अपने सिस्टर का एग्जाम दिलाने गया था, तो हो जाएगा, कभी कभी एक आध दिन जो है कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं, कुछ हो गया तो फिर जो है स्किप रहता है, बाद बाकी आपको पर डे एक क्लास मिल जाती है। आज जो है 2 क्लास मिलेगी इसके ऊपर, क्योंकि कल जो स्किप हुआ था उसको भी भरपाई करना पड़ेगा। तो अगर इसमें आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, इस वीडियो में नहीं, कोई भी एक क्लास की वीडियो में, है ना, तो इस वीडियो में भी हो सकता है, तो वहां पे क्लिक करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप से, आपको सारा बात बता दिया जाएगा, प्रोसेस। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जय हिंद।